हेलो गाइस, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का हिंदी सब्जेक्ट वाला सेकंड पेपर। आपको पता है कि हमने दो सब्जेक्ट अर्थात दो पार्ट शुरू कर रखे हैं, एक तो व्याकरण वाला और एक साहित्य वाला। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के अंदर, तो वर्ण विचार शुरू कर रखा है और वर्ण विचार में व्यंजन चल रहे हैं, और उधर हमारा जो है काल विभाजन जो है वो चल रहा है। तो पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम व्याकरण। व्याकरण के अंदर हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई? वर्ण विचार। ठीक है जी। तो कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग लगाएंगे। और हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था व्यंजन। ठीक है, एक कॉमन सी रीडिंग जो आपसे पूछ लूं मैं, कुल स्वर कितने होते हैं? फिर कुल व्यंजन कितने होते हैं? फिर कुल वर्ण कितने होते हैं? और जो वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला में अगर हम बात करें तो कुल वर्ण कितने हैं? फिर हम बात करते हैं कुल मात्राएं कितनी हैं। तो यहां हमारे आंसर आने वाले हैं कि कुल स्वर 11 होंगे। 11 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? 10। व्यंजन कितने होंगे बेटा? 33। और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 44। और यहां कितने हो जाएंगे? 52। और कुल मात्राएं कितनी हो जाएगी? 10। अगर 10 ऑप्शन में नहीं है तो 9 हो जाएगा। ये तो अपने को याद हो गया। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्यंजन। चलो जी, आप बताओ व्यंजन किसको कहते हैं? बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, आधा जो आधा है, आधे अक्षर को ही क्या कहते हैं? व्यंजन। बस इतना है। अब आधा है क्या, क्यों है आधा, कैसे है आधा, और आधा होने पे क्या क्या होता है, वो सारी अपने को बातें याद है। आधा है तो उसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। आधा है तो उसके टुकड़े हुए हैं, आधा है तो उसके टुकड़े हैं। और आधा है तो उसके अंदर स्वर नहीं है। इसका मतलब स्वर रहित ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। और व्यंजनों के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। और स्वर में जीभ का स्पर्श नहीं होता, व्यंजन में जीभ का स्पर्श होता है। व्यंजनों का खुद का उच्चारण नहीं होता, और स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, खुद एक साउंड है, खुद की उनकी ध्वनि है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें किसका सहयोग लेना पड़ता है? स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। तो व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का स्पर्श होता है। कुल व्यंजन 33 होते हैं, कल हमने ये पढ़ा है। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होता है बेटा जी? उच्चारण के आधार पर ही होता है। सारा का सारा उच्चारण के आधार पर ही होता है। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जो लाइन लिखी थी कल हमने, उसको वापस लिखूंगा मैं यहां, और थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे अपन। कै वर्ग, वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आज इसका भी एक ट्रिक बताता हूं आपको छोटा सा। तो पहली लाइन है क वर्ग वाली। आप सोच के रखो, जो ऐसे अक्षर है वो कितने होते हैं काउंटिंग में? इसके सेम ऐसे कितने होंगे काउंटिंग में? कितने होंगे कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं? 1 होगा, या 2 होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर 4 होंगे, या इस प्रकार से काउंटिंग में कितने हो सकते हैं वो? क्या वो सभी एक जैसे होते हैं या फिर वो अलग अलग होते हैं? ये आपको कंफर्म करना है थोड़ा सा। ये 5 वर्ग पढ़े हमने। क्या पढ़ा भाई? 5 वर्ग। कल हमने इनके उच्चारण स्थान की बात की थी, और हमें पता भी चला गया था कि उच्चारण कैसे होता है इनका। तो मुझे बता दीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। इसका एक दूसरा नाम भी है। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? कोमल तालु इसका दूसरा नाम है। ठीक है जी। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा का शाब्दिक अर्थ कठोर होता है। ठीक है। और इसका
दंत, और इसमें ओष्ठ। होता क्या है, यहां जीभ है जो उच्चारण स्थान को क्या करती है, स्पर्श करती है। जीभ है वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, और इस पांचवी लाइन के अंदर नीचे वाला होठ ऊपर वाली लाइन को क्या ऊपर वाले होठ को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसलिए इन सभी व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहा जाता है बेटा, स्पर्शीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी, ध्यान देना। और कल जो हमने यहां पढ़ा था वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था। फिर श वाली लाइन थी, याद है ना आपको? क्या घर पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी इनका उच्चारण करने की? नहीं की थी। ठीक है जी। अब ये पता तो है ना कौन कौन क्या है, कै और श षटकोण वाला मिलके, तय और रै, जय और इसी लाइन का पांचवा अक्षर ये है, और ये श शलगम वाला और रै मिलकर बना हुआ है। इनके नाम बताने हैं। सबसे पहले जो पास में रख रहे हैं इनको क्या कह सकते हैं अपन, अर्ध स्वर। तो अपने को यहां नाम ना जैसे अपने इनको जरूरी नहीं कि बुक में लिखा है वैसे ही याद करना है, अपने को याद रखना है कि ये आधे स्वर भी हैं। ठीक है, आधे स्वर भी। ये हमें कहां पता चलता है, ये भी याद रखना है कि यण संधि में और अयादि संधि में हमें पता चलता है कि ये आधे स्वर भी हैं। इनको स्वर की तरह उच्चारित होने के कारण इनको क्या कहा जाता है बेटा जी, अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन ये स्वर की तरह उच्चारित होते हैं, और कुछ कुछ ये व्यंजन है इसलिए इनको ईस्त व्यंजन कहा जाता है। और इसका मतलब ही होता है कुछ कुछ या थोड़ा थोड़ा। अगर व्यंजन है तो थोड़े थोड़े व्यंजन भी है, आधे व्यंजन है तो आधे स्वर हैं। इस प्रकार से यहां जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में से गर्म वायु अर्थात वायु हमारे मुख में से बाहर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्म वायु के बाहर आने को क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। इसलिए ऊष्मीय व्यंजन हो गए। ये दो अलग अलग व्यंजन मिलकर बने हुए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा जी, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया कौन सा क्या किसके साथ मिलकर बना हुआ है। अब ध्यान देना, अब यहीं पे ये इतना ही है सारा। इसमें से क्या होता है कि जैसे अपनी क्लास है, क्लास में से मान लो कि हम 60 स्टूडेंट हैं, और 60 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट फेल हो जाता है और एक स्टूडेंट है वही है जो मेरिट में आ जाता है, सबसे हाई नंबर लेके आता है उसी क्लास के अंदर। दोनों की अपनी एक विशेषता, उन्हीं में से एक तो फेल हो गया और एक मेरिट में चला गया, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स में अब उन मेरिट में चला गया तो उनको तो हम गाड़ी में बिठा के माला पहना रहे, घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो करें, उसकी अपनी विशेषता है। तो इसमें से इनमें से भी कुछ अपनी विशेषता के कारण वो इनमें से अलग हो गए हैं। क्या हो गए, अपनी विशेषता के कारण इनमें से क्या हो गए, अलग हो गए। ध्यान देना कौन कौन से कैसे कैसे अलग होते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इनको एडजस्ट कर दूं। यहां पर दो अपने पास देखो, ध्यान देना कि अपने पास 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं यहां पे अपने पास जो रिटर्न में आते हैं, अपने पास लिखते हैं। हम लिखते तो 13 ही है ना, काउंटिंग कितने करते हैं, 11 करते हैं। अब व्यंजन देखो, 5 5 10, 5 15 और 5 20 और 5 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37। लेकिन हमने काउंटिंग यहीं तक रखी। हमने कहा कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ध्यान देना, व्यंजन कितने होते हैं, 33। प्लस में अपने पास कितने हैं, 4 है ना बेटा। प्रश्न वही आता है, प्रश्न वही आता है कि जैसे एज इट इज स्वर के अंदर कि 11 स्वर है तो इनको क्यों नहीं गिना, गिना नहीं जाता। तो क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि इनको ऑलरेडी हमने गिन लिया है। सेम कंडीशन यहां आती है कि इनको क्यों नहीं गिना गया, 33 तक ही क्यों गिने गए, यहां क्यों नहीं गिना गया। प्रश्न तो है ना अपने पास, सेम एज इट इज, क्योंकि इनको भी हमने क्या कर लिया बेटा जी, गिन लिया। तो ये वापस मैं लिख के दिखाऊंगा यहां पर, ये क और श षटकोण वाला श लिखेंगे, जिसको मूर्धन्य श भी कहा जाता है। फिर ये त्रय, ये तय और ये रह। जितना आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अपने तरीके से पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा याद होगा। रियली कह रहा हूं, जितना अपने तरीके से इनको पढ़ोगे, जैसे अपने वाले तरीके नॉर्मल जो हम तरीके लगाते हैं वो। अब यहां देखो, ध्यान देना कि कैसे ये सारी चीजें बनी हैं। ये क्षय बना है कै और श से। देखो, क्या हमने कै को यहां काउंट किया है, बिल्कुल किया है। क्या श षटकोण को यहां काउंट किया है, बिल्कुल किया है।
फिर तय और रह, यहां तय आ गया, रह आ गया। यहां देखो इसको काउंट कर रहे हैं बट यहां रह को भी काउंट कर रहे हैं, ध्यान देना। फिर जय और ये जय को भी काउंट किया और इस य को भी काउंट किया। शय और रह, ये शय को भी काउंट किया और रह को भी काउंट किया है। चलो बाकी सब तो ठीक है। रह को कितनी बार काउंट किया अपन ने? नहीं, टोटल देखो कितनी बार काउंट, 3 बार हो गया। एक बार तो यही हो गया बेटा जी, तो एक बार यहां हो गया और एक बार यहां हो गया। क्या हम एक ही अक्षर को बार बार काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए हमने व्यंजनों को यहीं तक काउंट किया। ये भी तो आधे आधे ही है बेटा जी, रियल में देखा जाए तो। अब देखो व्यंजन क्या होते हैं? आधे होते हैं। मैं यहां हलंत नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि आपको पता है कि ये हलंत वाले ही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं तो हलंत वाले ही ये व्यंजन। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब जैसे हलंत थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, ये हमें पता है। क्योंकि देखो हम मैच्योर स्टूडेंट हैं, ये भी तो है नहीं कि यहां तो व्यंजन लिख रहे हो, आपने यहां हलंत नहीं लिखाया तो ये तो व्यंजन बने कैसे? तो सॉरी, आपको इतना ध्यान है कि आधे हैं तो इसमें स्वर नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहां ये आधे हैं तो इनको हमने काउंट कर लिया, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता। फिर क्या है कि हमने 2 अक्षर अर्थात 2 वर्ण ऐसे हैं जो हमने बाहर से अपनी तरफ रख रखे हैं, उनको हम आगत भी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? आगत। और उनको हमने अपने नाम दे रखे हैं। वो नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले उन अक्षरों की बात कर लेते हैं, उन वर्णों की बात कर लेते हैं। वो है कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक्चुअल में ये नुक्ता ही लगा हुआ है, लेकिन हमने अपनी हिंदी में लाने पर हमने क्या कर लिया, इसके नाम चेंज कर लिया। मान लो एक बच्चा जो है, ठीक है, वो सिख परिवार में जन्म लेता है और हिंदू परिवार उसको अडॉप्ट कर लेता है जन्म लेने के पश्चात। अब उसका नाम भी हिंदुओं वाला होगा, काम भी हिंदुओं वाले होंगे, सारा सिस्टम रहन सहन सारा कुछ क्या हो जाएगा? हिंदू वाला हो जाएगा। तो हमने भी क्या कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया और हिंदुओं रख लिया और अपने नाम इसको दे दिए। लेकिन रियल में ये काम एज इट इज नुक्ते वाले की तरह ही कर रहा है। अब अपने पास मैंने आपको बताया था कि ये जो अक्षर है इसकी बनावट वाले कितने अक्षर अपने पास? देखो, एक है अपने पास, दूसरा यहां है और तीसरा कहां है? यहां है। ठीक है जी, तो ये अब देखो काउंट करो कितने हो गए अपने पास? 33 तो ये हो गए बेटा जी, और 4 अपने पास यहां एक्स्ट्रा ये हो गए, और ये वाले 2 एक्स्ट्रा ये हो गए। अब ध्यान देना, एक्स्ट्रा कितने अपने पास? 6। तो 2 और जोड़ लो इसके साथ, यहां प्लस के अंदर 2 ऐड और करो, तो काउंट करो 11 और 33 कितने होते बेटा? 44 होते हैं। 2 ये वाले जो हैं, 2 और 2 4, 4 और 4 कितने होते हैं बेटा? 8। 44 और 8 कितने होते हैं? कितने होते हैं बेटा? इस प्रकार से 52 बने हैं। ठीक है, काउंटिंग में इस प्रकार से जब लिखते हैं वर्णमाला की बात करें तो टोटल हम जो काउंटिंग की बात करते हैं तो टोटल 52 की काउंटिंग की बात करते हैं। क्लियर है बेटा जी? तो ऐसे ये 52 हो गए। अब फर्स्ट डे हम इतनी सारी बातें करते हैं ना तो सारा दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गए 52। तो ये वाला हमारा प्रश्न क्लियर हो गया कि 52 कैसे बने, 52 कैसे आए। तो 11 है, 33, 44 तो है अपने पास, 2 अंग और है, 4 ये लास्ट वाले और 2 इसके साथ एक्स्ट्रा जो जिनको हम उत्क्षिप्त या ताड़नजात कहते हैं, तो ये 2 एक्स्ट्रा और आ गए। तो ये मिलाकर अपने पास टोटल 52 हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? गुड, ये हटा दूं यहां से। अब आपको जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के साथ साथ आपको कुछ चीजें यहां क्लियर करनी है मेरे साथ। वो चीजें कैसे क्लियर करनी है देखना। इनको हमेशा आप ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैं आपको अभी याद करवा रहा हूं। इनको यहां ये जो स्पेस है वो कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, अब क्या इनका उच्चारण स्थान है? नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि क्या इनका उच्चारण नहीं होता, होता है। होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उच्चारण स्थान भी होगा। क्या हमने उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग, क्या उच्चारण स्थान के अनुसार इनका वर्गीकरण किया है? नहीं किया। हमने इनका उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया, बट इनका उच्चारण स्थान है। वो कैसे कंफर्म करने? ये जो स्पेस कवर किया है तो उसके अनुसार जो पहली लाइन आती है, पहली लाइन के अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही इसके अंदर अपने पास
जो अक्षर है अर्थात व्यंजन है, और यहां 5-5 वाले। तो पहली लाइन में पहली लाइन यहां से छोड़ दो, आप क्या कर दो, पहली लाइन के अंदर पहले यहां पर आप क्या कर दो, इसको छोड़ दो, यहां छोड़ दो, जो फिर जो बच गया उसके अनुसार आप कंटिन्यू यहां इसको लिख दो, ऐसे लिख दो इसको, बहुत इजी है। पहली लाइन है तो पहले ही लाइन ऊपर से छोड़ दो फिर लिख दो। अब ये जो शय वाली लाइन है, ये लास्ट, ये जो तीनों है, तीनों एक जैसे हैं, एक हटके है, जो हटके है उसको पहले लिख लो, जो हटके है ना उसको क्या करो, पहले लिख लो, फिर सेम टू सेम कंटिन्यू इनको लिख लो। और 4 है तो इसलिए इसमें लास्ट वाली लाइन छोड़ दी जाएगी, ऐसे रखना है, इनको ऐसे ही याद करना है आपको, इनको उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग आपको यहां रखना है इनको, और यहां रखना है, और इसको ऐसे ही कंफर्म करना है। अब देखो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा, अब आपको ये रखना आ गया। अब है का उच्चारण स्थान क्या है, य और श शलगम का उच्चारण स्थान क्या है, र और श षटकोण वाले का उच्चारण स्थान क्या है, ल और स स्लेट वाले का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, और वह का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। क्लियर हो गया। अब हम इसको जो नाम लेते हैं, नाम लेते हैं अलग से, इसको कहते हैं हम कौन सा, तालव्य, इसको कौन सा कहते हैं, मूर्धन्य, इसको दंतेश कहते हैं ना। यही इसका रीजन है कि ये इस प्रकार से इनको ये कहा जाता है। क्लियर होगी बात। अब प्रश्न देखो कैसे आता है, और हम एग्जाम में कैसे अपने जो लक्ष्य होता है उससे भटक कैसे जाते हैं। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, एकदम सिंपल सा लिखता हूं, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। अब ये लिखा हमने, और पहला ऑप्शन लिख दिया यह, दूसरा लिख दिया हमने बै लिख दिया, और तीसरा लिख दिया हमने जय, और चौथा लिख दिया हमने ल। अब आंसर बताओ। अब जब हम यहां पढ़ते हैं तो उसके अनुसार तो हमारे पास दंत्य ध्वनि नहीं है, और सेम एज इट इज ऐसा ही एग्जाम में होता है। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, प्रश्न रियली बहुत सारा कुछ वही आता है जो हम पढ़ रहे होते हैं उसी में से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। लेकिन जो प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहां दंत्य ध्वनि यह भी नहीं है, जय भी नहीं है, बै भी नहीं है, ल भी नहीं है, क्योंकि हमने तो यहां इसमें से पढ़ा, इनका तो उच्चारण स्थान रखा ही नहीं। फिर भी वो पूछ कहां से रहा है। अब देखो तय वाली लाइन के अंदर कौन सा आ रहा है, ल आ रहा है, तो कंडीशन के अनुसार हम ल को यहां रखेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का नाम ही कंपटीशन है। आप कितना कॉमन सेंस का होता है सामान्य जानकारी, विद्वता नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको जवाब देना है, न कि आपकी विद्वता के आधार पर जवाब देना है। आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितना आपने पढ़ रखा, उसके आधार पर नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अब सोचने वाली बात है कि 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें आंसर होता है, वो हमें पता नहीं चल रहा होता। कितनी अच्छी बात होती है ना, आंसर हमारे सामने है ना। बट अब ये तो कि एक तो लिखना पड़ा, आंसर हमारे सामने, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा। तो ये कंपटीशन है, इसको कहते हैं मोल्ड करके प्रश्न आना, अर्थात घुमा फिरा के प्रश्न आना, तोड़ मरोड़ के प्रश्नों को देना, ये तरीका होता है वो। क्लियर है बेटा जी। तो आप इस प्रकार से जब आप पढ़ोगे तो आप इन चीजों को कैसे भी प्रश्न पूछे आप इनके जवाब दे सकते हो। तो ये इस प्रकार से आपको याद करना है। तो आपको पहली लाइन छोड़कर ये वाली लाइन ऐसे लिखनी है, और ये है सर। कभी भी ध्यान रखना, ये जो लिखो तो इसमें स्पेस में यहां नहीं लिख देना, ये यहां लिख दिया, रे यहां लिख दिया, ये ऐसे बच्चे कर लेते हैं, ऐसे कभी नहीं करना होता। तो इसको हम ये यहीं रखेंगे, फिर ये सीक्वेंस में लिखेंगे अपन। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा जी। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो लाइन है अपने पास, इसके अंदर जो 4 अक्षर हैं, ये जो लाइन है इसमें 4 अक्षर हैं, सिमिलरिटी है इसके अंदर। क्या है, सिमिलरिटी। अब उच्चारण के अंदर एक जैसे, अब ना उच्चारण करना, पहले मैं वहां से 6 ले लेता हूं और यहां मैं ये वाला श रख लेता हूं। दोनों का उच्चारण करके देखो, आपको एक जैसा सा लगेगा, एक ही नहीं है, एक जैसा है। 6 श, दोनों में कंडीशन क्या होती है ध्यान देना। ये श शलगम लिखा हुआ है,
यहां 6 लिखा हुआ चैवलन, उच्चारण स्थान क्या है इनका? तालु है ना बेटा, तालु तालु है। और एक चीज और पढ़ी थी कि इनका उच्चारण कंफर्म करने के लिए हमने कुकर की सीटी का प्रयोग किया था, और जो कुकर की सीटी वो प्रेशर के साथ बाहर आती है, उसमें जो गैस है जो प्रेशर के साथ बाहर आता है और वो साउंड क्रिएट होता है। तो क्या होता है कि यहां इनका एक एक्स्ट्रा नाम लिखा जाता है। वो नाम क्या लिखा जाता है देखिए, याद आ रहा है ना? और संघर्षी क्यों है वो अभी बताता हूं। इनको हम कहते हैं संघर्षी, इसको भी कहते हैं संघर्षी। अब प्रश्न क्या आता है सुनिए, निम्न में से संघर्षी व्यंजन नहीं है। क्या कहता है? संघर्षी व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन लिख लेता है वो से, दूसरा ऑप्शन लिख देता है 6, और तीसरा ऑप्शन लिख देता है 6, और चौथा ऑप्शन लिख देता है वो ये वाला से। तो आंसर क्या होगा? ये षटकोण वाला लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है कि संघर्षी नहीं है, क्यों? अब आपको एक चीज और बताता हूं। मान लो अपने को इस कंडीशन में प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये सेम एक ही कैटेगरी से है, एक ही लाइन से, ये अलग है, यही आंसर है। ये तो हमारा तुक्के वाला सिस्टम है। दूसरी बात, आपका जो आंसर एकदम करेक्ट है, ये भी संघर्षी है, ये भी संघर्षी है, बट कौन सी कैटेगरी का है? इसलिए इस संघर्षी का नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी। तो ये संघर्षी नहीं है। जैसे कहते हैं आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हैं, इसलिए ये संघर्षी नहीं, ये तो क्या है? स्पर्श संघर्षी है। क्लियर हो गया ना? तो इस पर अब देखो, है संघर्षी सारे के सारे, उसी में से अपने को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्षी नहीं है। सिमिलर, अपने को थोड़ा सा यहां फिर वही बात आती है, कॉमन सेंस यूज करने। क्लियर होगी ये वाली बात? तो ये संघर्षी क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालु में क्या होता है कि हमारी ये वाली जीभ है वो तालु को ऐसे स्पर्श करेगी, श्वास अंदर से बाहर आएगी, यहां से इसको बाहर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है बेटा? संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष। इसलिए ये दोनों ही क्या रखे जाते हैं? संघर्षी रखे जाते हैं। श्वास को बाहर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष। ये तो आपने पूरी लाइन ही कल देख ली थी कुकर वाले सिस्टम से कि संघर्ष करना पड़ रहा है उसको। तो उसी प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? संघर्षी, और इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा जी? तो और इसके बारे में और भी पढ़ेंगे अपन। क्लियर है बेटा जी? अब वर्ग कितने अपने पास? कौन कौन से? ये वाले वर्ग है। एक शब्द में बोलो इनको। हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश। कचट तप बोलो, बोलो मेरे साथ बोलो, कचट तप। कचट तप, ऐसे बोलो, कचट तप। गजड़ धब बोलो, कचट तप गजड़ धब। ये रहा। आपको पता है व्यंजन संधि के 2 नियम याद हो गए, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला। फिर इसी के साथ साथ हम याद कर लेते, पहले का 5वां और 5वें का पहला। कचट तप तो गजड़ धब, गजड़ धब तो कचट तप, तो कचट तप हो गया, फिर गजड़ धब हो गया। पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का 5वां और 5वें का पहला। ठीक है? पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का 5वां, 5वें का पहला। ये 2 नियम याद हो गए व्यंजन संधि के। आपको अगर ऐसे आप याद करते हो तो आपको पता है कि यहां आपको इस प्रकार याद करने से एक ऐसी संधि आती है जो पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो जाती है, जिसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। वो मैं तब बताऊंगा जब हम घोष अघोष करेंगे, तब आपको क्लियर करके दूंगा कैसे करना है। लेकिन सिस्टम यही रखना है। सिस्टम क्या रखना है? यही रखना है। एक चीज मैं यहां क्लियर करके देता हूं, यही। अब ये जो 5वें अक्षर हैं, इनको क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है बेटा? अनुनासिक कहा जाता है। इसको अनुनासिक कहा जाता है, अनुस्वार नहीं कहा जाता, याद रख लेना। जो पांचवें अक्षर होंगे आधे होंगे, ये आधे होंगे ना, तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा? अनुनासिक कहेंगे, अनुस्वार नहीं कहेंगे। अनुस्वार सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में कहेंगे। जो पांचवें अक्षर उनको अनुनासिक कहेंगे, जो स्वर के साथ बिंदी आएगी उसको अनुस्वार कहेंगे। क्लियर है? गुड। अब ये अनुनासिक है, ध्यान देना, ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है ये? अनुनासिक है। आपको पता है कि अपने अधिकार के लिए सब लड़ते हैं, लड़ते हैं नहीं? और लड़ना भी चाहिए। अब ये जो चार लिखे हैं, कितने लिखे बेटा? इसमें भी चार लिखे हैं। अब ये हिंदी के पास गए, कहां गए भी? हम तो चार ही हैं, हम तो चार चार हैं, और इनको पांचवा अक्षर भी दे रखा है, ये तो पांचवा है, और हम क्या है? चार चार हैं। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें भी अपना पांचवा अक्षर चाहिए। हमें भी क्या चाहिए? अपना पांचवा अक्षर चाहिए। तो इनको क्या दे दिया कि ऐसे रोने की कोई बात नहीं है, ये पकड़ो बिंदिया और यहां से चलते बनो। तो पांचवें अक्षर के रूप में इनको क्या दे दिया गया? बिंदिया, अकेली बिंदिया दे देगी। जब इनके साथ ये बिंदिया आती है तो उस कंडीशन में ये अनुस्वार कहलाता है। ध्यान रखना, अगर पांचवा अक्षर है तो अनुनासिक है, अगर इस कंडीशन में बिंदी आती है तो अनुस्वार है। दिमाग मत लगाओ, आगे इसको पूरा विस्तार से बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि इस कंडीशन में अनुस्वार है। ठीक है, इस कंडीशन में अनुस्वार है और यहां ये अनुनासिक है, बस। तो इनको पांचवें के रूप में क्या दे दिया गया? बिंदिया। ठीक है, तो इनको पांचवें के रूप में बिंदिया दे दी गई है और यहां इनको अनुस्वार, क्योंकि इनके पास पांचवा पूरा है, तो ये अनुनासिक हो गया और ये अनुस्वार हो गया। इसको ऐसे ध्यान रखना, इतना सा। अब ये पांचवा है, इनको अनुनासिक कहेंगे और इनको कहेंगे अनुस्वार, जब यहां बिंदिया के बाद। इतना सा याद रख लेना, बाकी ये सारा आपको याद हो गया। क्लियर है? अब इसमें से ना बहुत सारे अक्षर हैं जो अपने आप में क्या हो गए हैं? विशेष हो गए हैं। क्या हो गया? विशेष। तो उनको हम पढ़ते हैं, कैसे हो गए विशेष। क्या पढ़ रहे हैं अपन? व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले जो अपने रख लेते हैं कुछ वर्गीकरण। तो यहां अपने सबसे पहले रखेंगे एक नंबर पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। व्यंजन है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से बेटा जी यहां पर? कौन कौन से हैं? ये चार ही रहेंगे। फिर अकेला यहां पे 2 नंबर पे लिखना अपने को यहां पे ये 3 ही लिखने हैं बस। यहां पे अपने को क्या लिखने हैं? 3। 3 नंबर पे अपने को क्या लिखना है? अनुनासिक व्यंजन। ये व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन है सारे, अनुनासिक व्यंजन। कौन कौन से बेटा जी? लास्ट वाले जो 5वें हैं उनको आधा करके लिखना है। ये मैं अभी बताता हूं आपको, ये वाला बताना था, ये बता रहा हूं आपको मैं। ये 5वें जो आधे हैं इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है जी। यहां चौथे नंबर पे लिखते हैं जिसको हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। वो कितने बेटा जी? 5 हैं। कितने? 5। पहली लाइन और एक गुड। ये आगत है, बाहर से आए हुए। आगत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नुक्ता, जिसको नुक्ता कहते हैं। यहां लगाएंगे इनको। ये आगत है, ये बाहर से लिया है हमने इनको। ठीक है,
उसके बाद 5वें नंबर पे ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, संयुक्त और ये हमने यहां पढ़ लिया। तो फिर लिख लेते हैं अपने, एक सेकंड सीक्वेंस से लिखवाता हूं आपको। मूर्धन्य वर्तस्य, ठीक है, ये लिखवा देता हूं। और तस्य व्यंजन कितने होते हैं? 3 है। 4 कौन कौन से? नहीं रखेंगे, इतने ही रखेंगे। नस्ल, इसको याद रखने के लिए नस्ल ही याद रखोगे। क्या है? नस्ल। ये वर्तस्य व्यंजन है। अब ना हमें यहां एक चीज कंफर्म करनी है कि ये वर्तस्य क्या होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन, यहां लिखना है ऊपर के दांतों के पीछे का खुरदरा भाग वर्तस्य कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? वर्तस्य कहलाता है। अब यहां जो अपनी जीभ है, ठीक है, और वो दांतों के जो ऊपर वाले दांत हैं उसको न टकरा के उसके पीछे वाले भाग को जस्ट टकराएगी, जो खुरदरा भाग है। क्लियर हो गया? अब ये याद रखना, 6ठे नंबर पे हम लिखेंगे इसी से मिलता जुलता पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, और पार्श्विक व्यंजन अकेला क्या है? लय। ठीक है, पार्श्व क्या होता है? क्या होता है पार्श्व? बगल। बगल जानते हो क्या होता है? साइड। अब यह ध्यान देना, ये लिखा हमने बगल, ये मेरा सामने है, ये मेरे पीछे है, तो ये बगल नहीं है, वो या तो मेरे राइट साइड होगा या मेरे लेफ्ट साइड, तो जो साइडों में है वो बगल है। ये होता क्या है यहां, इसको पार्श्विक क्यों कहा जाता है? अब इसको वर्तस्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है उसको दांतों के पीछे, उसको ये नाम दिया जाता है, इसलिए इनको वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। अब ध्यान देना कि पार्श्विक व्यंजन इसको क्यों कहा जाता है, और पार्श्व का अर्थ तो होता है बगल। जीभ अपनी कहां टच कर रही है? यहां टच कर रही है। ये दांत है अपने, ये खुरदरा भाग है, यहां अपनी जीभ टच कर रही है, ऐसे। ये अपनी जीभ है, यहां टच कर रही है। सांस यहां से आ रही है, निकलेगी कैसे? ये हमारी जीभ है, ये ऊपर के दांत है, ये यूं टच हो गया, सांस निकलेगी कैसे? अब सांस निकलने के लिए जगह नहीं है। अब सांस निकलने की जगह नहीं है तो सांस क्या करेगी? साइडों से निकलेगी ऐसे, या तो इधर से निकलेगी या फिर इधर से निकलेगी। जीभ के साइडों से श्वास निकलने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? पार्श्विक। वह ध्वनि जिसमें जिह्वा का अग्र भाग वर्तस्य को इस प्रकार स्पर्श करता है कि अंदर से आने वाली श्वास जिह्वा के अगल बगल से होकर निकलती है, अर्थात पार्श्विक होकर निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान पार्श्विक माना गया है। वैसे तो ये लय कहां रखा गया? हमने दंत में रखा। दंत में से भी कहां रख लिया हमने? पार्श्विक।
सॉरी वर्तस्य में रखा, वर्तस्य में से भी एक नंबर पर्सनल जो रखा वो पार्श्विक में रख लिया। और पार्श्विक है क्यों? क्योंकि जीभ आगे टकराएगी, साइडों से श्वास निकली, साइडों से सांस निकलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है बेटा जी? ये क्यों कहते हैं इसको पार्श्व का मतलब भी क्या हो गया? बगल, अर्थात श्वास का साइडों से निकलना। देखो दो ही चीजें काम कर रही है, आप कॉमन सेंस लगाना। एक तो श्वास काम कर रहा है, एक जीभ जो जहां टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, उतना सा ही काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर ये हो गया पार्श्विक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हम लिख देते हैं, 7 नंबर पे हम लिख देते हैं प्रकंपित लिख देते हैं, या फिर क्या लिख देते हैं? लुंठित लिख देते हैं। और यहां लिख देते हैं अपन रै लिख देते हैं। अब इसको प्रकंपित क्यों कहा जाता है और लुंठित क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है। अब हमने देखा कि जो हमारा रै है, ध्यान देना, उसका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। अब नहीं है तो अब आपको ये चीजें सारी ना यहां क्लियर हो जाएगी। चेक करो, रै का उच्चारण स्थान क्या है ना बेटा जी? तो यहां सारी चीजें अपने क्लियर, इसलिए मैंने ये चीज यहां लिखवाई है। अक्सर कोई भी आपको यहीं पढ़ाएगा, इनके बारे में यहां बताएगा, यहां लिख के नहीं बताएगा। यहां लिखते हमारी सारी चीजें क्लियर है। ये देखो लय कौन सी लाइन के सामने आ रहा है? दंत में। ये न, आप न से कंफर्म करोगे, लय से चाहे हो या ना हो। देखो आप पढ़ रहे त थ द ध न में जीभ हमारी पीछे। अब जब आराम से पढ़ोगे और कंसंट्रेशन जीभ पे रखोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, ये प्रकंपित। ये होता कैसे कि जीभ हमारी इस मूर्धन्य की तरफ जाती है, ये मुर्दा है, श्वास यहां आती है, इससे क्या करती है? टकराती है। अब जीभ की कंडीशन क्या होती है कि आगे हो तो इजीली रह जाती है, ये यूं है, ना तो यूं हो रही है, ना ये यूं हो रही है, यूं है। स्ट्रेट रहना है, इसको सीधा रहना है, और मूर्धन्य के पास यूं आना है। यूं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रै में क्या होती है? जीभ यूं, टै में तो यूं आ जाएगी, रै में ये स्ट्रेट होगी ऐसे, यहां अपने श्वास टकराएगी और ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तो इसमें क्या होने लग जाता है? वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपन होने लग जाता है। और कंपन भी कौन से भाग में होता है? आगे वाले भाग में होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकंपित कहा जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसका उच्चारण सीखने के लिए, कंफर्म करने के लिए। क्या शब्द बोला था मैंने? ट्रक बोला था, जिसमें से मैंने कहा था आप कै को हटा दें तो ये वाला रहेगा। फिर मैंने बोला आप टै को भी हटा दें, ठीक है, और ये बच गया। इसको थोड़ा सा देर तक बोलना है, बोलो। हाँ, र बोलना है। तो क्या बोलेंगे? र। अब र बोलते हैं तो आप देखना कि हमारी जीवा के अंदर कंपन होता है और ऐसे लगता है कि जीवा के यहां पे कुछ है और वो लुढ़कता 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 बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है? ऐसे लुढ़कता, जब र करते हैं तो ऐसे करता है कि जैसे वो लुढ़कता लुढ़कता बाहर जा रहा है, लुढ़कता लुढ़कता बाहर जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुंठित। जीवा के अग्रभाग में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंपन, कंपित कहते हैं। तो प्रकंपित का मतलब जीवा का प्रारंभिक भाग कंपित हो रहा है, तो इसलिए र जो है वो प्रकंपित है और लुंठित है। क्लियर बेटा जी? तो वह ध्वनि जिसके उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग मूर्धन्य को स्पर्श करता है और अंदर से आने वाली श्वास जीवा से टकराती है और उसमें कंपन पैदा करती है, तो इस त्रय उच्चारित ध्वनि को हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, और वो ध्वनि है रै। ठीक है। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है? ये रै लिखने वाले यहां व्यंजन के रूप में आधा लिख देते हैं। कभी भी एग्जाम देने जाओ तो आपको कभी भी व्यंजन फॉर्मेट में प्रश्न नहीं पूछे जाते। वहां आपको कै पूरा लिखा मिलेगा, ख पूरा मिलेगा, ये सारा मिलेगा। तो आपको जो प्रश्न कह रहा है तो आपको उसके अनुसार नहीं। कई बार क्या होता है, हम दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं। प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से, मान लो वो उसने पूछ लिया तालव्य व्यंजन है या कंठ्य ध्वनि है, तो कंठ्य व्यंजन पूछ लेता है, कंठ्य व्यंजन पूछ लेता है, और यहां लिख देता है वो कै लिख देता है, यहां च लिख देता है, यहां मैं लिख देता है और यहां स लिख देता है। अब यहां पूछ क्या रहा है? वो व्यंजन। अब उसने यहां हलंत लगाना था, जो उसने क्या है? लगाया नहीं। तो लगाया नहीं तो हम सोच लेते हैं यार इसने तो हलंत ही नहीं लगाया, ये तो व्यंजन है ही नहीं।
तो प्रश्न गलत हो गया, तो अपने को 1.5 से आने नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना। उसने पूछा है कंठ ध्वनि कौन सी थी, कै वाली लाइन आती है। कै वाली लाइन में जो जैसा लिखा है, हलंत लगा के लिखा तो हलंत वाला सही कर दो, बिना लिखा तो बिना वाला सही कर दो। अपने को सियाने नहीं बनना, बस बात खत्म। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम उस तरीके से फिर मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं उस तरीके से पढ़ाता भी नहीं हूं, विद्वता वाले तरीके से, कि मैं आपको विद्वान बना दूं। क्लियर है ये वाली बात जी। 8वें नंबर पे चलते हैं हम। ठीक है, 8वें नंबर पे हम लिख देते हैं दंतोस्त, लिखते हैं एक बार पहले, दंतोस्त व्यंजन। कुछ चीजें ना हम ना कंफर्म करते आए हैं, क्या निकलती है, क्या निकलती है, फूंक, याद करो क्या निकलती है, फूफे की क्या निकल गई। इसका मतलब जो होठ है वो पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो, बीच में स्पेस बच गया, थोड़ी सी जगह बच। अब ऐसे जो ध्वनि होती है और इधर से यही आएगा। दंतोस्त ध्वनि कौन सी होती है, दंतोस्त ध्वनि कौन सी होगी, वह और फै होगी। तो अब यहां क्या होता है आपको मैं बताता हूं, दंतोस्त ध्वनि, इसको वह और फै लिखते हैं, फै और वह नहीं लिखेंगे, पढ़ने में ये इजी रहता है। अब ये क्या होता है कि जब अपन बोलते हैं वह में भी थोड़े से होठ गोल होते हैं, फै में भी थोड़े से होठ, ऐसे करके वह नहीं बोल सकते आप, मुस्कुरा कर नहीं बोला जाएगा, और पूरा भी ऐसे नहीं होगा, ऊ की तरह ऐसे नहीं होगा। इसलिए थोड़े से क्या करते हैं, होठ आगे आते, थोड़े से गोल होते हैं, और हल्की सी जीभ न के बराबर, क्योंकि हमारा सारा कंसंट्रेशन होठों पे आ जाता है। जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, फ में जीभ दांतों के पास जाती है, ठीक है, और वह में भी जाती है। तो इसलिए इस ध्वनि को दंतोस्त कहा जाता है, कि वह ध्वनि जिसमें जीवा का अग्रभाग थोड़ा सा नए के बराबर दांतों को स्पर्श करता है, और हल्के से जो होठ हैं वो इकट्ठे होते हैं, अर्थात गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको दंतोस्त ध्वनि कहा जाता है। अब ये मिला कहां अपने को, सेम एक ही कैटेगरी के अंदर, ये देखो मिल गया ना अपने को, ये देखो फै यहां मिल गया और वह यहां मिल गया, इधर उधर से उठाना नहीं पड़ा, सब चीजें फिक्स है। तो ये दंतोस्त ओष्ठ वाले में आ रहा है, तो यही कुछ गड़बड़ है। तो यहां आपने कहा था कि इसकी तो फूंक निकली, बाकी की, इसका मतलब यहां गड़बड़ थी थोड़ी सी, और यहां भी वह बोलेंगे तो उसी प्रकार से थोड़ी सी कंडीशन क्रिएट होगी। फिर एक नाम आता है यहां पे, इसका दूसरा नाम आता है काकले। और ये कौन सी ध्वनि है, ये कौन सी ध्वनि है जो लिखा है उसको काकले कहा जाता है, और अलीजीवा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, काकले है क्या, बताओ 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 बताओ, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो भाई। कहा ना तो मान लो, बताओ कैसे, नहीं नहीं बताओ बताओ कैसे, आप जो बता रहे उतना, जितना बता रहे उतने बताओ, क्या है, क्या बोल रहे, ठीक है। अब देखो सारी चीजें वो लिख के देता है, सारी चीजें क्या करता है, लिख के देता है। इन शब्दों में आपको मैंने पहले दिन कहा था कि जो वो शीर्षक बनाता है, जो टॉपिक बनाता है, सारी चीजें उसके अंदर होती है, हमें उसी से कंफर्म करना, अपने को एक्स्ट्रा याद नहीं करना। ये दांत लिखा, ये होस्ट होठ लिखे, ये कांपना लिखा हुआ है, ये लुंठित लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन रैम में क्रिएट होती है। यहां ये जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ देखिए, ये लिखा हुआ है काक। काक संस्कृत का शब्द है, जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, और अपणली में क्या बोल दिया,
क्या बोलना? कागला, है ना? उड़ उड़ रे मर कागला, कदम रूपी विजी गरास। तो ये कागला, ये शब्द सारे कुछ वहीं से लिए हैं। ये काक संस्कृत का शब्द है और ये कौवा होता है और कागला होता है। अब ये कहता है कि हमारे मुख के अंदर कागला है, बट है कहां? हाँ, एपिग्लोटिस इंग्लिश में, बिल्कुल बिल्कुल अभी बताऊंगा। तो इसलिए मैंने पूछा था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस के आसपास की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि कागला है, तो कागला बोले तो कागोलियो, जो हमारे मुख के अंदर, जैसे अभी सर्दी आती है तो विक्स की ऐड आती है कि विक्स खाओ जिक भगाओ, तो ये ऐसे ना हमारे मुख के अंदर ये ऐसे एक मांस के टुकड़े से होते हैं, वो लटकते रहते हैं। वो विक्स वाला कहता है कि इसके चारों ओर विक्स घूमती है, ये ठीक हो जाता है और हम बोलने अच्छे से शुरू कर देते, श्वास अच्छे से आनी शुरू हो जाती है। उनका कहने का मतलब श्वास अच्छे से आनी शुरू हो जाती है। इस कौवे का क्या काम है? अब इसी से हमने इसको क्या बोला, क्या नाम लिया इसका? कागोलिया। कहां से? काग बोले कौवा से, इसको भी इस कौवे से बनाया हुआ है। अब इसका जब अब आकार देखेंगे, इसका जब आकार देखेंगे सेम आपको जीभ के जैसा दिखाई देगा, लेकिन जीभ के आगे वाले भाग जैसा छोटा दिखाई देगा। आप चाहे आज ही आईना लेके कंफर्म करें, बिल्कुल एज इट इज जीभ जैसा ही दिखाई देगा, तो लेकिन ये छोटा होगा, ठीक है। इसलिए इसको अली जीवा भी कहा जाता है, जीभ के प्रारंभ के भाग जैसा, अर्थात जीभ से थोड़ा सा पतला। तो अब इसको काकले कहा जाता है। और काकले कहने का मतलब ये काम क्या करता है और इसको ये है ही क्यों रखा गया। बात यह है कि अब जो अधिकतर जो आप किताबें पढ़ते हो उसमें लिखा होता है काकले से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? काकले कहा जाता है। काकले से उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो अलीजीवा है, और अलीजीवा ही काकले है, और है वो है वह ध्वनि जो काकले से उत्पन्न होती है, बस वही काकले है, ये कहा जाता है। एक्चुअल में है क्या और इसका यूज कैसे होता है? देखो, जैसे आपने बोला कि एपिग्लोटिस है, हमारे मुख के अंदर दो नलिकाएं हैं, ये दो नलिकाएं हैं, ये वाली, ठीक है जी। ये दो नलिकाएं, चलो इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये दो नलिकाएं अपने पास ऐसे करके, ये एक नलिका है और एक ये वाली नलिका है, जिसको एक हम भोजन नलिका कहेंगे और एक श्वास नलिका कहेंगे। एक से हमें श्वास आता है, एक से हमें क्या आता है? भोजन। जो हमारे कंठ के सामने है वो कौन सी नली है? जो बिल्कुल सामने, ठीक, वो कौन सी होगी बेटा जी? ये सामने है, इधर से हम सामना रख लेते हैं, तो ये सामने, तो इसको क्या कहेंगे अपन? भोजन। और ये वाली कौन सी है? श्वास नलिका है। इसमें से श्वास आता है, भोजन डायरेक्ट हमारे मुख में से आता है, इसमें से चला जाता है, ये श्वास नलिका। अब ये जो अलीजीवा है ये यहां पे होता है, इसके ऊपर ढक्कन की तरह, और ये यहां फिर से बनाते हैं इसको, ऐसे दो नलिकाएं, ये भोजन नलिका है और ये श्वास नलिका है। यहां भोजन आता है, ये ठीक इसके ऊपर यहां होता है, ये इस श्वास नलिका के ऊपर, और ये यूं रहता है। अब ये कहता है यूं रहता है, भोजन आता है, उसको कहता है चल भाई उधर ही रह, तू इधर नहीं आना। भोजन को क्या कहता है कि भाई तू उधर ही रह, इधर नहीं आना। अब ये श्वास नलिका के साथ रहता है। अक्सर आपको हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो भी यही कहते हैं कि बेटा खाना खाते समय बातें नहीं करनी। जब खाना खाते समय बात करेंगे, आपको पता उच्चारण किसके साथ होता है? जो श्वास बाहर आती है फिर श्वास अंदर जाएगी, तो श्वास का आना जाना जो हम एक सीमित रूप से लेते हैं तो वो थोड़ा उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। और जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो यहां ये जो श्वास नली का जो द्वार है वो खुलता है। तो ये क्या करता है? ये श्वास नली है ना, उसके ऊपर ढक्कन का काम करता है ऐसे, और ये ऐसे होता है, भोजन को उधर ही रखता है, अंदर श्वास नली के आने देता। अब फिर ये है का उच्चारण स्थान कैसे होता है? हमारा जो मुख है
पूरे मुख में जितनी भी श्वास होती है, ध्यान देना, जैसे ही हम है का उच्चारण करते हैं वो सारी की सारी श्वास बाहर आ जाती है और ये जो है उसको अच्छे से कुछ क्षण के लिए अच्छे से बंद कर देते हैं। न तो श्वास का अंदर आना होता है, न श्वास का बाहर जाना होता है। और इस प्रकार से उच्चारित ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? काकल्य कहा जाता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो जाता है कुछ क्षण के लिए? जैसे ही हम बोलते हैं है, तो है में हमारा मुख वीवर, मुख के अंदर जो भी है श्वास वो सारी की सारी एक साथ बाहर आ जाती है। बाहर आती कुछ क्षण के लिए, या हमेशा के लिए नहीं, फिर तो हमेशा के लिए हमारा काम हो जाएगा। तो ये कुछ क्षण के लिए इसको ढक्कन की तरह बंद कर देता है। और आप देखो कई बार भागते भागते और सांस को वहीं रोक लेते हो आप। इसका मतलब कि वो जो काकल्य है वो क्या करता है, आपकी श्वास को कुछ क्षण के लिए रोक लेता है और मुख में जितनी भी श्वास होती है उसको बाहर निकाल देता है में ही ऐसा होता है तो सांस यहां तक जो होती है वो भी सारी बाहर आ जाती है। क्लियर है बेटा जी? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? और काकल्य है क्या? काकल्य ध्वनि कौन सी? वो है। और काकल्य है क्या? कागोली काकल्य। क्लियर? जिसको अलीजीवा, क्योंकि उसकी आकृति अलीजीवा जैसी होती है। ठीक है? अर्थात अलीजीवा ये भी कह सकते हैं कि जहां से जीवा स्टार्ट होती है वहां से उच्चारित होने वाली ध्वनि, वहां से उच्चारित होने वाली ध्वनि। क्लियर है बेटा जी? कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है जी। अब क्या होता है, अक्सर कई बार क्या होता है कि यहां ना एक हड्डी सी उभरी हुई होती है ना, कुछ क्या होता है कि उसको बता देती है कि वो काकल्य है। क्या होता है? काकल्य। और अक्सर क्या देखा जाता है कि ये जो हड्डी सी होती है लड़कियों में होती नहीं है। जो हमारे श्वास नलिका है इसके ऊपर वल्ले होते हैं, कई बार वो हड्डी का क्या होता है? उभार होता है, तो लड़कियों में होती नहीं। तो कई बार ये भी हो जाता है कि क्या यार काकल्य तो लड़कियों में होता ही नहीं, तो है क्या? तो साउंड वो क्रिएट कर ही नहीं सकते, काकल्य नहीं है, ये हड्डी से नहीं है। तो ऐसे ना चलते चलते एक बार ऐसा हुआ कि कहा, ऐसे मैं सुन रहा था, तो ऐसे ही मैं बताऊंगा नहीं, बड़ा एक किस्सा है एक छोटा सा, कि हम दो टीचर थे तो वो पढ़ा रहे थे, मैं एज ए ऑफिस में बैठा, तो वो बता रहे थे कि लड़कियों के ये जो हड्डी से होती है वो काकल्य होता है और लड़कियों के तो होता ही नहीं है। तो मैंने देखा यार मेरी भी तो दिखाई नहीं दे, इसका मतलब मैं भी तो है क्या उच्चारण नहीं कर सकता। इधर से कईयों को तो दिखाई देता, कईयों को दिखाई नहीं देता। तो ऐसा नहीं है बेटा, वो हड्डी अलग है और ये काकल्य जो है वो अलग है, और ये वाला ही काकल्य है। चलो जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर अपन साहित्य वाली तरफ चलेंगे। 10वें नंबर पे चलते हैं हम काकल्य के बाद। कौन सा वर्गीकरण है क्या? पहले ये वाला लिखते हैं। ये वाला बीच में कोई वर्गीकरण रह तो नहीं गया ना? क्योंकि वो लास्ट में करवाना होता है मेरे को। ठीक है, हो गया लगभग, क्योंकि ये वर्गीकरण जो है वो मैं लास्ट में करवाता हूं आपको। तो यह उत्क्षिप्त, ये है ड और ड। अब ये काम क्या करता है, ये उत्क्षिप्त क्यों है, ये बिंदिया कैसे काम करती है, इस पे बात करते हैं। कितने अपने पास? ये 3 है। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक जो है अपने पास बिना बिंदिया वाला आता है। एक के यहां साइड में बिंदी लगती है और एक के यहां नीचे बिंदी लगती है।
इनमें से अड़े खाली कौन सा है? अड़े खाली कौन सा है जिसको अड़े बोलते हैं? कौन सा है? नहीं, अड़े जिसका साउंड अड़े होता है। इधर से पहले वाला या इधर से पहले वाला है? आप सीधा बताओ, बिना बिंदी वाला, साइड में बिंदी वाला, नीचे बिंदी वाला? बिना बिंदी वाला वो अड़े होगा। आप पढ़ के देखें कहां कहां साउंड आता है। ये बताओ, लड़का पढ़ रहे हो और ये डर पढ़ रहे हो, तो ये डे है, ये अड़े है, तो नीचे बिंदी वाला अड़े होगा। ठीक है, नीचे बिंदी वाला अड़े होगा। नीचे बिंदी वाला क्या होगा? अड़े होगा। और आपको एक चीज मैं क्लियर करके दूंगा कि ये जो क वाली लाइन में आता है वो इस प्रकार से नीचे बिंदी वाला नहीं लिखा जाता, वो इसका नहीं है, वो यहां इसका है। जो नीचे बिंदी वाला वो इसका है, इसका नहीं है, इसका साइड में बिंदी वाला है, और ये बिना बिंदिया वाला है। अब इन तीनों का यूज बताता हूं कैसे, अब कैसे करना है। ये सीधा ड है, क्या है? ड। और ये अंग है, क्या है? अंग। इसको अंग कहते हैं। सिर्फ आ की ध्वनि आती है, क्या आती है? आ की ध्वनि आती है। और ये अड़ है। एक्चुअल में हिंदी में अपनी में अड़ ध्वनि का कोई भी अक्षर नहीं, अड़ ध्वनि है ही नहीं। है क्या? ये ड है, और ड ट वाली लाइन के अंदर ही इसको लिखा गया, तो ये ड का ही दीर्घ रूप है। किसका? ड का। और ये ढ का ही दीर्घ रूप है। ठीक है, अब ये पढ़ा कैसे जाएगा? देखो, ये हम पढ़ते हैं ऐसे, अब इसको हम पढ़ते हैं ल अड़े का, सॉरी अड़े नहीं है, ये ड, ड को ही दीर्घ पढ़ना, ल ड का, ल फिर ड का। जैसे आप पढ़ते हो हाँ, पढ़ाई यह लगा लो चाहे, कोई बात नहीं, लेकिन यही होगा पढ़ाई। लड़ाई, तो इसको आप प ढा ई, ढा डाई, ढाई नहीं, प ढा ढा। अब ये पढ़ा कैसे जाएगा? अब देखो, ये जो बिंदियां है नीचे लगाई जाती, जो नीचे, इसको यहां समझो, इससे जैसे जैसे समझे। अब अपने पास एक बिंदी है ऊपर लगी हुई ऐसे, इसका डिफरेंस क्या है? जो ऊपर बिंदी लगी होगी, जैसे मान लो ऊपर बिंदी लगी है, तो जैसे यहां बिंदी लगी है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? ऊपर की तरफ। जो नीचे बिंदी लगी है, ये जैसे यहां बिंदी रखी है, जैसे अपने आटे का क्या बनाते हैं? पेड़ा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसको मान लो यहां रख दिया, हमने क्या प्रेस करेंगे? प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब एक चीज तो हम क्या कहते हैं, खींच के लंबी कर ली, ऐसे बड़ा हो गया, अरे एक वो फैल गया। ये जो साउंड है ना, वो फैलेगा और उसको प्रेशर के साथ दबाया जाएगा, ये वाला साउंड ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा इसका मतलब ये नाक से उच्चारित हो रही है ध्वनि। जैसे आपने बोला कंचन, तो क ऊपर की तरफ साउंड आएगा, हाँ, हंस की जगह हाँ, ऊपर की तरफ। लेकिन ये जैसे हमने बोलते हैं जिंदगी, सिंपल बोलेगा जिंदगी, जय, एक तो जय बोलते हैं, एक जय बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हमने उसको जीभ से नीचे दबा के उसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, ऐसे बोलते हैं जय। अब बोल के देखिए आपके पास, आप ये सोचेंगे क्या सर तालु का यूज नहीं हो रहा? बिल्कुल, जीभ का ये वाला भाग तालु को स्पर्श कर रहे हैं और हम उसको नीचे भी प्रेस कर रहे हैं, जय ऐसे करके। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना खान, खान, एक तो बजरी वाली खान होती है, एक माय नेम इज खान, एक तो खान खान, तो ऐसे लगता है कि उसको दबा के बड़ा किया जाता है। तो उसी प्रकार ये ल ड का, ल ड का, स ड क, ड क, तो हम अपने मुख सुख के लिए क्या बोल देते हैं इसको? स अड़ क और ल अड़ का, ल ड ई, प ढ ई, इस प्रकार से। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सॉरी, ये क्यों बोला जाता है, ये बात की बात है। इनका उच्चारण जो है वो ऐसे होगा
और ये जो है साइड वाला बिंदी वाला ये अंग होगा। जैसे ना एक शब्द लिखा आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं ये वाला, ये साइड में बिंदी लगाई जाती है, मैं थोड़ी ऊपर लगा दी, ये पढ़ा आपने, क्या बोलते हैं, अंग पढ़ रहे हो ना। और आप यहां देखना है इसके यहां साइड में बिंदी लगी होती है यहां, न कि नीचे वाली। ये अंग के रूप में पढ़ा जाता है, वांगमय, वांगमय अंग के रूप में, वांगमय। और ये पढ़ाई, ये ल ड का, और ये डर सीधा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इस अब उत्क्षिप्त क्या होता है और ताड़न जात क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर हुई बेटा जी तीनों का उच्चारण। तो इसलिए जो नीचे बिंदी वाला होगा वो अड़य होगा, और जो साइड में बिंदी वाला होगा वो अंग होगा, और जिसके बिंदी नहीं लगी वो डय होगा, सिंपल। अब ये बात करते हैं कि ये है क्या। यहां लिखा हमने उत्क्षिप्त, ध्यान देना। उत का मीन्स क्या होता है, उत का मीन्स होता है ऊपर, और क्षिप्त का मीन्स क्या होता है, फेंकना। फिर जो ताड़ना होता है, वैसे तो घूरना होता है, ताड़ने का अर्थ क्या होता है, घूरना। इसको हम क्या कहते हैं, पटकना या गिरना या गिराना। अब ध्यान देना कि सारी चीजें फिक्स है। ये यहां लिखा हमने बेटा जी, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ध्यान देना सारी चीजें फिक्स है। अगर यहां आपको एक चीज का पता, सारी चीजें वहां कंफर्म कर लेते हो। यहां आए अपन, उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा। जीभ यूं फोल्ड होगी, ये वाला भाग ऊपर स्पर्श करेगा, सेम। अब क्या होगी, जीभ यूं फोल्ड है, इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ तो यूं फोल्ड होगी। अब होता क्या है, ये झटके के साथ नीचे गिरती है, ये यूं आया झटके के साथ नीचे गिरी, झटके के साथ नीचे गिरना ही पटकना या गिराना होता है। अब ये जीभ का जो मूवमेंट हो रहा है वो कहलाता है उत्क्षिप्त। अभी जैसे क्रिकेट चला, इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता है, ये अच्छी बात है। अब क्या होता है, जो बॉलर है ऐसे बॉल पकड़ता है, बॉल पकड़ता है, वो पहले पीछे लेके जाता है प्रेशर के लिए, फिर यहां आता है, यहां से वो बॉल को यूं लेके आता है और यहां से वो नीचे पटक देता है ऐसे। अब अपनी क्या जीभ है, वो नीचे वाले जबड़े से बाहर तो जा नहीं सकती, तो स्ट्रेट रहती है जीभ, यहां आती है ऐसे, ऐसे लगता है कि यहां से कुछ उठाया और यहां उसने पटक दिया। तो उत मीन्स ये हो गया ऊपर आना, और क्षिप्त मीन्स होता है वापस फेंक देना। तो इसलिए इसको कहा जाता है, तो जीभ का ऊपर आना और वापस उसका नीचे, ऐसा लगता है कि यहां से कुछ उठाया और नीचे फेंक दिया। उतारण का भी मतलब होता है कि यहां जीभ आई, झटके के साथ नीचे गिर गई। अब आप ना एक शब्द है वो पढ़ के देखेंगे, और उस शब्द से आपको ना कंफर्म हो जाएगा कि ये, चाहे कोई भी शब्द ले लेना, ऐसा चाहे जरूरी नहीं कि ये वाला ही शब्द लो, कोई भी ले लेना, इस प्रकार से होना चाहिए। अब क्या करोगे, आप कंसंट्रेशन जीभ पे रखोगे, जीभ आपकी यूं आई और नीचे यहां गई, जो नीचे के दांत है ना आपको यहां बिल्कुल यहां टच होती महसूस होगी, ऐसे करके ऐसे गिरती। तो आप बोल के देख लीजिए, कंसंट्रेशन रखना जीभ पे, स अड़ क। अड़ बोलते ही ना आपकी जीभ यहां जो दांत के है ना, तो यहां बिल्कुल ऊपर से नीचे यहां टकरा रही है। बोल के देख ली, स अड़ क। जब सड़क बोलेंगे तो कम है, लेकिन ड वाले बोलेंगे स ड क, ड बोलेंगे तो बिल्कुल ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मतलब ताड़न जात कहा जाता है और उत्क्षिप्त कहा जाता है। इसका यूज कैसे करेंगे वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि इनको कहां प्रयोग किया जाता है, कहां प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से इनको हम कंफर्म करेंगे। क्लियर है बेटा जी, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया। तो अब साहित्य वाला पार्ट करते हैं अपन, ठीक है। और फिर भी कोई वर्गीकरण रह जाता है तो वैसे तो पूरे हो गए, फिर भी रह गया तो अपन कल कर लेंगे, वैसे रहा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट है साहित्य वाला पार्ट वो करते हैं अपन।
तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जो हमने साहित्य लिखे थे, तो साहित्य को सबसे पहले लिखा था हमने वर्णानुक्रम, फिर वर्णानुक्रम से लिखा। तीसरी बार हमने उसको समय के अनुसार बांटना शुरू किया, और तीसरी बार जो बांटा था सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास था वो कौन सा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास किया गया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, और 11 भागों में किया था, और जो लास्ट में 12वां भाग आता है वो विविध आता है, जो भी बच गया था वो वहां लिख दिया। तो यहां हमने याद किया था कि सबसे पहले चाण कवि जो थे हिंदी साहित्य के अंदर, आदिकाल के अंदर जो चाण कवियों ने जो रासो काव्य लिखा था वो सबसे अच्छा लिखा था। तो उसी के आधार पर इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चाणकाल नाम दिया था, और इसको 700 से शुरू माना है इन्होंने। और आदिकाल का क्या नाम दिया था? 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर जैसे कि 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। फिर आपको याद रखना है रीतिकाल को क्या नाम दिया इसने? ग्रियर्सन ने रीति काव्य दिया। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि 18वीं शताब्दी, और इसने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 हो गए। ये कल हमने याद कर लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। अब अपने को मिश्र बंधु आते ही अपने को याद रखना है 8। ठीक है, क्या याद रखना है? 8। और ये 8 5 प्लस में आपको 3 याद रखने हैं। अपने को सिंपल याद रखना, आरंभिक काल है, फिर क्या है? मध्यकाल है, फिर क्या है? अलंकृत काल है, फिर परिवर्तन काल है, फिर वर्तमान काल है। अब दोबारा से याद करें, आरंभिक काल है, फिर मध्यकाल है, और इन्होंने याद रखना रीति काल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। और जो आरंभिक काल था उसके 2 नाम दिए थे, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। और मध्यकाल को इसने कहा पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल। और फिर इसने जो अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, फिर वर्तमान काल, और फिर परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। अब अपने को 2 नाम 3 याद रखें। आदिकाल को इसने क्या नाम दिया? आरंभिक काल। और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। और आधुनिक काल को क्या नाम दिया? अब पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ अर्थात आदिकाल का जो प्रारंभ कब से माना? 700 से माना। कब से माना? 700 से 743। तो ये अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, लगभग ये सारा एडजस्ट है। ठीक है जी। अब ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अपने को ऐसे याद है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर जो शुक्ल ने कहा वीर गाथा काल, फिर मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और फिर गद्य काल। तो इसने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल का। समय क्या माना? 1050 से 1375 माना, और 1375 से 1700 माना, और 1700 से 1900 माना, और 1900 से 1984 माना। याद है बेटा जी? अब ये नाम आपको याद रखने हैं कि पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। और आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल। याद है आपको? ठीक है जी। फिर उसके बाद डॉक्टर रामकुमार, आपको याद रखना है सिंपल सा कि डॉक्टर रामकुमार ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उसने 2 ही काल लिखे, एक आदिकाल लिखा और एक भक्तिकाल। आदिकाल को उसने 2 नाम दिए, एक संधिकाल, एक चारणकाल। भक्तिकाल को भक्तिकाल नाम दिया। 1000 से उसने आदिकाल का प्रारंभ माना। कब से माना? 1000। लेकिन संधिकाल को उसने कहां से माना? 700 750 से उसने शुरू किया। 750 से एक्चुअल में उसने आदिकाल का प्रारंभ 750 से माना, लेकिन जो हम आदिकाल मानते हैं तो उसको उसने 1000 से माना। और आदिकाल के पहले के समय को उसने संधिकाल कहा, और आदिकाल को उसने क्या नाम दिया? चारणकाल। तो इसलिए उसने आदिकाल के 2 नाम दिए, संधिकाल व चारणकाल। तो 750 से 1000, 1000 से 1375 और 1375 से सेम। इसका मतलब यही होता है कि उसने आदिकाल का प्रारंभ तो 1000 से ही माना, लेकिन आदिकाल के पहले के समय को उसने संधिकाल कहा।
बस इतना सा याद रखना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल के पहले के समय को क्या नाम दिया, तो संधिकाल नाम दिया। कब से प्रारंभ माना उसने? 750 से मान लिया। फिर तीसरे नंबर पे फिर नेक्स्ट जो नंबर आता है वो नंबर आता है गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त, इसने सेम जो किसने नाम दिए थे? शुक्ल ने, वैसे, लेकिन इसने आदिकाल को आदिकाल कहा और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। ठीक है जी। 1184 और 1350। अब 1150 की बजाय आदिकाल का प्रारंभ कब से माना? 1184 माना और 1350 पे ये क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। 1375 पे खत्म किया था हमने, ये 1350 पे, फिर 1350 से 1600, 1600 से 1857 और 1857 से अब तक। बस इतना सा याद रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इसने 4 नाम दिए, जिसमें अपभ्रंश काल इसने आदिकाल को कहा और एक इसने दूसरा नाम दिया था जातीय साहित्य। फिर सेम है भक्तिकाल, रीतिकाल और 1400 से 1650, 1650 से 1857, 1857 से अब तक। सेम गणपति चंद्र गुप्त वाले 1600 से 1857, 1857 से अब तक, और ये 1600 माने। और यहां इसने क्या मान लिया? 1400। उसने 1350 माना है, एक सेकंड, हाँ 1350 माना है, और इसने यहां 1400 माना। 1400 से 1650, 1600 से 50 से 1857, 1857 से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका समझ इतना 50 कम करने और इधर ज्यादा करने हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल 1000 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 1952 अर्थात अब तक। 1400, 1000 से 1400, 1400, 1600, 1600 से 1800, 200 का गैप रखना है। 1400 में 200, 1600 में 200, फिर 1800 से यहां 1952 आ जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। ये कल हमने याद कर रखे थे। विश्वनाथ, आपको पता है कि अतीत के विश्व में वीर श्रृंगार किया करते थे, अतीत के विश्व में वीर श्रृंगार किया करते थे, इसलिए इसने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर काल नाम दिया, और रीतिकाल को इसने क्या कहा? श्रृंगार काल। बाकी एज इट इज रखा इसने, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ठीक है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक, आधुनिक काल को इसने गद्य काल का नाम दिया। रीतिकाल को इसने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। और आदिकाल को क्या नाम दिया? सेम एज इट इज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। 1000 से 1400, 1400 से वो 1600 मान रहा है, ये उसके बाद आ रहा है तो इसने 1700 कर दिया, और 1700 से 1 साल और बढ़ा दिया। वो उसने 1800 माना है, 1600 से उसने 100 साल बढ़ा दिया, तो 1400 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये याद रखना कि हजारी प्रसाद के बाद विश्वनाथ आते हैं। बाबू श्याम सुंदर, अब आपको याद रखना है श्याम सुंदर के जो युग आएंगे, उसके जो काल विभाजन आएगा, उनके नाम के साथ सिर्फ युग आएगा, बस वही बाबू श्याम सुंदर है। तो 1050 इसने सेम लिया, लेकिन 1375 की बजाय इसने क्या लिया? 1400। 1400 से 1700, 1700 से 1900, मतलब एज इट इज 1900 से अब तक। क्लियर है? ये भी युग वाले नाम किसके आएंगे? बाबू श्याम सुंदर के आएंगे। फिर हरिश्चंद्र वर्मा का काल विभाजन। हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल, ठीक है, संक्रमण काल, हरिश्चंद्र वर्मा। भक्ति काल, रीतिकाल, फिर इसने कहा राष्ट्रीय जागरण काल और आधुनिकतावादी चेतना काल। इसने थोड़ा सा हट के नाम दिया। इसने आदिकाल को संक्रमण काल कहा और भक्ति काल को भक्ति काल कहा, रीतिकाल को रीतिकाल। लेकिन इसने जो 19वीं शताब्दी आई तो उसमें राष्ट्रीय जागरण काल कहा।
क्योंकि 1857 की क्रांति होती है, तो इसका मतलब उस समय देश था जो हमारा, और देश के सभी जो नागरिक थे वो अपने देश के बारे में सोचने लगे थे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचने लगे थे। लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना आई थी, जागृति आई थी। इसलिए इसने राष्ट्रीय जागरण काल आधुनिक काल कहा। और आधुनिकतावाद की चेतना काल की, आधुनिक जो लोग हैं उसमें आधुनिकता के लोगों के अंदर चेतना आई थी, जागृति आई थी। तो आधुनिक काल 20वीं शताब्दी को उसने आधुनिकतावाद की चेतना, आधुनिकवादी चेतना काल कहा। तो याद रखना है संक्रमण काल और राष्ट्रीय जागरण काल, बस। 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और राष्ट्रीय जागरण काल 19वीं शताब्दी। अब आता है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। सिंपल है, इसने सिंपल किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब इसने क्या कहा कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, बिल्कुल किसी ने 700 से माना है, किसी ने 750 से माना है, और किसी ने 1350 माना है, किसी ने 1400 माना है। तो इसने सिंपल कहा कि 700 से लेकर 1400 तक। यहां इसने कहा 700 से लेकर, क्या बोला है बेटा जी इसने, 1400 बोला है। फिर इसने बोला 1400 से लेकर, क्या बोला है यहां पर, 1400 से क्या बोला बेटा, 1700 बोला है। और यहां इसने 1700 से क्या बोला है बेटा, 1700 से क्या बोला है, 1900 बोला है। और यहां 1900 से क्या बोला है, से आज तक, अब तक। तो इसका मतलब इसने 700 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, ये माना है। आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया था, जो नामकरण दिया था, ये वाला नामकरण नगेंद्र ने दिया था। जैसे पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद और नवलेखन काल, ये नाम इसने दिए थे। अपने को ये नाम याद नहीं करने, अब आपको मैं याद करवाता हूं इसको कैसे याद करना है। सिंपल जो सर्वमान्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो क्या माना जाता है, वो ये वाला माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये नाम दिए जाते हैं, ये नाम दिए जाते हैं, ये वाले नाम दिए जाते हैं। और इनको 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। और ये जो हमने स्वीकार किया है वो शुक्ल के काल विभाजन के अनुसार हमने स्वीकार किया है। ये याद है बेटा जी इतना सा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपने पास आता है आधुनिक काल का उपविभाजन, अर्थात किसके अनुसार है ये बेटा जी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है बेटा जी। अब आपको ये नाम याद करने हैं, आपको ये नाम याद करने हैं। अब नाम याद करने के लिए ना आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर पे, आधुनिक काल की बात कर रहा हूं, आपको नाम याद रखना है भारतेंदु युग, या काल लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहां दूसरे नंबर पे आपको लिखना है द्विवेदी काल या द्विवेदी युग लिख लो, कुछ भी लिख लो। तीसरे नंबर पे लिखना है आपको छायावाद लिखना है, और चौथे नंबर पे आपको लिखना है प्रगतिवाद लिखना है। और पांचवें नंबर पे लिखना है आपको प्रयोगवाद, और छठे नंबर पे लिखना है नवलेखन या नई कविता, तो नवलेखन लिखते हैं अपन, ये लिखना है। आपको ना ये नाम याद रह जाएंगे तीन, ये भारतेंदु, फिर द्विवेदी, फिर छायावाद। आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाते कि पहले प्रयोगवाद आएगा या फिर प्रगति, तो प्रगति के बाद प्रयोग होगा, प्रगति के बाद प्रयोग। आपको याद रखना है कि प्रगति के बाद प्रयोग होगा। किसके बाद प्रयोग होगा बेटा, प्रगति के बाद क्या होगा, प्रयोग होगा। प्रगति के बाद क्या होगा, प्रयोग होगा। फिर नया, प्रगति के बाद प्रयोग होगा तो नवलेखन होगा, प्रगति के बाद प्रयोग होगा तो नवलेखन होगा। अब यहां काल विभाजन है ना, वो समझो, मेरे साथ याद करने का प्रयास करो आप। यहां आपको सिंपल एक तरीका याद रखना है कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में होता है और 85 के अंदर, 1885 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। 35 साल में जीते और बहुत कुछ लिख के जाते हैं। तो हमने जो आधुनिक काल का प्रारंभ अर्थात भारतेंदु का जो प्रारंभ है उनके जन्म के साथ ही माना है कि 1850 से लेकर फिर 1900 तक माना है, क्योंकि 1900 के अंदर जो है
द्विवेदी जी आ जाते हैं। द्विवेदी वो द्विवेदी है जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है जी। तो ये आते हैं 1900 से लेकर बेटा जी 1920 तक। ठीक है, 1918 भी लिखा जाता है 1900। छायावाद है, छायावाद 1918 भी माना जाता है, लेकिन आपने यही याद रखना 1900 से 20 से लेकर 1936 तक। फिर जो प्रगतिवाद है वो 1936 से लेकर 1943 तक रखना है। ठीक है, 3 का आंकड़ा चलेगा यहां पे, जो 3 का है ना वो 3 ही 3 चलेगा। यहां 1943 से 1953 रहेगा, 10 साल का डिफरेंस आएगा। फिर 1953 से लेकर अब तक आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 1953 से 1984 मान लो, जो 1984 माना है वो 84 मान लो, तो मतलब इसके बाद का जो भी आएगा वो सारा इसी में रखा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 1850 से 1900, 1900 के बाद में 1920, 1920 के बाद में 1936। 6 से छायावाद, 6 से 36 याद रखना है। 6 से छायावाद और 6 से 36 याद रखना है। 6 से छायावाद और 6 से 36, क्योंकि आप ये भूल सकते हो तो ये भूलना नहीं है। ये तो याद रहेगा 1850 से 1900, 1900 से 1920 और 1920 से 6 से 6 तो 36 आएगा। 36 से 43 आएगा, आपको ये वाला याद रहेगा। 43-53 आता है, 10 साल का आता है 43-53, लेकिन 43 यहां लाना है अपने को, फिर 43-53 लिखना है। तो अपने को याद रहेगा 36 आ रहा है तो 36 तो यहां गया, 36 यहां गया, यहां 43 आएगा, फिर 43-53 आएगा। 10 साल वाला डिफरेंस या 1953 के बाद में अब तक आ जाएगा। क्लियर हो गया? नाम याद रह जाएंगे। भारतेंदु युग आएगा, फिर उसके बाद द्विवेदी युग आ जाएगा, फिर छायावाद आ जाएगा। छायावाद के बाद में प्रगति होगी, प्रगति के बाद में प्रयोग होगा, फिर नवलेखन होगा, अर्थात नई कविता आएगी। भारतेंदु युग का जन्म 1850 में होता है, ऐसे याद रखना है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 से 1850 से आधुनिक काल को प्रारंभ माना जाता है। 1850 से 1900 तक, 1900 से लेकर 1920, 1900 से छायावाद 6 से 36, 1936, 1920 से 1936 आ जाता है। फिर अपने को याद रखना है 36 के बाद में 43-53 लेके आना है, तो 36 से 43 आ जाएगा। 1936 से 1943, 1943 से 53, फिर 53 से अब तक आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? नाम याद रह जाएंगे। ये नाम रखना अपने को याद रखना बहुत जरूरी है। सेम ऐसे लिखा हुआ देखो, भारतेंदु युग, फिर है 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 43, 1943 से 1953, 1953 से अब तक। दैट्स क्लियर। अब ये पूरे जो दूसरे नाम है वो मैं आपको याद करवाता हूं। ये अंदर वाले नाम क्या है? ये और भी नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम लोगों ने दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको जब पढ़ेंगे याद करवाएंगे, लेकिन सिंपल सा मैं याद करवा रहा हूं। भारतेंदु युग में एक बार जो जागृति आई थी लोगों के अंदर, वो आई थी भक्ति काल में। लोग फिर से भगवान की ओर मुड़े थे, लोग भगवान की तरफ गए थे, लोगों में भगवान के प्रति चेतना आई थी। तो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण था, अकेला पुनर्जागरण भारतेंदु में। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से लोग अपने राष्ट्र के बारे में अर्थात देश के लिए फिर से वो जागे थे। अब इसमें सुधार होता है, और यह भी कहा जाता है, मैं एक चीज चलते चलते बता देता हूं कि भारतेंदु जो युग है वो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। ध्यान देना, इसको ऐसा क्यों कहा गया, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। जो द्विवेदी युग है वो आधुनिक काल का एक विस्तृत प्रांगण है, अर्थात एक बहुत बड़ा आंगन है, जहां पर उस समय की प्रवृत्तियां जो भारतेंदु युग लेके आया था, वो प्रवृत्तियां विकसित हुई, पल्लवित हुई, छोटे से वो बड़ी हुई, फली फूली। वहां पर कब कहां फली फूली? द्विवेदी युग में। लेकर कौन आया था? भारतेंदु। जो मुहिम प्रारंभ की थी, शायद हो सकता वो पूरी कर जाता, लेकिन 1885 के अंदर वो एक्सपायर हो गया था, तो 35 साल का ही था, शायद वो कुछ करता। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो भारतेंदु लेके आया था उसका विकास कहां हुआ, वो विकसित कहां हुआ? द्विवेदी युग में। तो भारतेंदु पुनर्जागरण है, और उसके जागरण के अंदर सुधार कहां हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था। छायावाद रहस्यवाद है। छायावाद में आपको बता दूं कि आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि छायावाद में क्या था, हमारे अंदर के अंदर व्यक्ति क्या लिख रहा था। अब देखो, प्रारंभ में आदिकाल जो पहले वाली बातें थी, भक्ति काल में भगवान के प्रति वो लिख रहा है,
रीति काल में वो राजा महाराजाओं के लिए लिख रहा है। छोटी छोटी ये जो बातें ना मेरी मैं बताता हूं, ये याद रखने वाली बात है कि वो पता हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए लिख क्या रहा है, किसके बारे में लिख रहा है। तो आदिकाल के अंदर हमने उन्होंने सोचा कि वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करें, वीरता की बात करें, सारी बात करें, वो एक अलग मैटर है। भक्ति काल आते ही लोगों ने ईश्वर के बारे में लिखना शुरू किया। रीति काल में आते ही लोग जो थे उस समय साहित्यकार मतलब लोगों का मतलब वो राजाओं के पास चले गए अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि कुछ वचन तो इसलिए उन्होंने राजाओं की खूब सारी प्रशंसा की और राजाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया। तो वो राजाओं के लिए लिख रहे थे। आधुनिक काल आया। आधुनिक काल जब 1850-1857 की क्रांति होती है तो लोगों के मन के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना बहुत ज्यादा जाग जाती है। इसलिए वो भारतेंदु युग के अंदर और द्विवेदी युग के अंदर राष्ट्र के बारे में खूब सारा लिख रहे थे। अब राष्ट्र के बारे में लिख रहे थे तो लोगों के पास और कुछ नहीं था। अब छायावाद आता है तो लोगों के मन के अंदर बड़ी उथल पुथल थी, लोगों के मन के भाव थे। अब उनको व्यक्त करना है प्रकृति के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम। हाँ, ये नहीं कि राष्ट्र की भावना नहीं थी, राष्ट्र की भावना थी, लेकिन अपने मन के भाव बाहर निकालने, लेकिन किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। और वो एक रहस्य था। वो क्या था? एक रहस्य। प्रगतिवाद, साम्यवाद आता है। ये साम्यवाद आएगा, यहां पूंजीपति और शोषक वर्ग आएगा। और प्रयोगवाद में प्रयोग आगे ये आता है। और प्रयोगवाद में क्या था? हमारे पास प्रतीक चिन्ह थे। अब हमारे पास देखो क्या सबके बारे में लिखा। अब हमारे पास बाहर का आवरण है। मान लो अपने पास बैग पड़ा है, अपने पास ये बोर्ड है, अपने पास ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बाहर के जितने भी प्रतीक थे उनको लेकर लिखा जाने लगा। उनको लेकर जो भी जैसे कोई भी मिल गया तो उसके ऊपर उन्होंने वो कविता या बना दिया। नई कविता के अंदर इसी को आगे बढ़ाया जो हम चल रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा बात बता दिया। अब देखो भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? याद रखना, पुनर्जागरण। द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। छायावाद रहस्यवाद है, प्रगतिवाद में साम्यवाद है, और जो प्रयोगवाद था वो आगे लेके आया था तार सप्तक और आगे आ जाएगा। नवलेखन नई कविता है, नई कविता ही नवलेखन, नए तरीके से लिखा जा रहा था। दैट्स क्लियर। तो ये काल विभाजन वाला कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बेटा जी? अब कुछ प्रश्न है वर्ण विचार को लेकर जो हमें करने हैं। आसान से प्रश्न हैं, बस वो आपको आंसर देना है। ये टास्क था जो हम कल कर नहीं पाए, आज करने वाले हैं। हमने स्वर पढ़े थे, स्वर के प्रश्न नहीं किए थे, तो अब कर रहे हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, बताना है बेटा जी। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? री, आ, फिर ओ और फिर आई। कौन सा नहीं है बेटा जी? री नहीं। ये कौन सा है? लघु है। वह ध्वनि जिनके उच्चारण में जीवा का स्पर्श नहीं होता। देखो, जीवा का स्पर्श नहीं होता। किस में नहीं होता? व्यंजन में नहीं होता, वर्ण में नहीं होता, अक्षर में नहीं होता, या फिर स्वर में नहीं होता। तो बिल्कुल बेटा जी स्वर में जीवा का स्पर्श नहीं होता। वह ध्वनि जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है। ये बताओ पश्च भाग किस में ऊपर उठेगा? और बताओ, अगर इनमें से आपको चुनना पड़े तो एक और अच्छे से चुनना पड़े तो कौन सा चुनना पड़े? कितने ऑप्शन है इसके अंदर जीवा के ऊपर वाले? क्या सिर्फ आ ही आएगा या और भी ऑप्शन है? बताओ कितने हैं? पश्च भाग वाले हैं कितने इसके अंदर? कौन कौन से? या डायग्राम बनाओ, यहां डायग्राम बनाओ। देखो सुनो सुनो, यहां बीच में ए आ गया, यहां ई आएगा, ई के साथ क्या आएगा बेटा? ए आई आएगा। यहां बच गया अपने पास आ, फिर ऊ और फिर ओ और औ आएगा। ऐसे याद रखो आप। अब देखो इसके अंदर दो ध्वनियां हैं जो पश्च भाग से उच्चारित हो रही है, और ये मैंने दो ध्वनियां जानबूझकर यहां लिखी है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको यहां दोनों बतानी है, एक तो पहला आंसर है और एक यहां दूसरा आंसर है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो ऐसे प्रश्न जो आए तो आप उनको छोड़ सकते हो, नहीं करना। और क्योंकि ये वो प्रश्न होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं या फिर
बोनस मार्क्स आपको दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर दो है अपने पास, एक तो आ है और एक क्या है, ऊ है। फिर ये लिखा हुआ है सभी, सभी स्वर होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। आपको बता दूं, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार के दोनों ऑप्शन दिए गए थे कि घोष होते हैं या अल्पप्राण। तो कुछ विद्यार्थियों ने इसको अल्पप्राण किया था और कुछ बच्चों ने अघोष किया था, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था और इसमें जो आंसर है वो रियल में जो आंसर है, यहां जो आंसर है वो घोष होगा, क्योंकि जो स्वर है ना उनका जो वर्गीकरण है ना सिर्फ और सिर्फ घोष तव के आधार पर होता है, प्राण तव के आधार पर वर्गीकरण नहीं होता। लेकिन सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं बेटा, घोष होते हैं। लेकिन यहां हम जो आंसर है वो क्या मानेंगे, घोष मानेंगे, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण घोष तव के आधार पर होता है, प्राण तव के आधार पर नहीं होता। तो यहां अपन आंसर ये मानेंगे। वह ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला या आधा बंद होता है, आ, री, ए या फिर ओ, बताओ। अब आपको यह याद करने का भी तरीका है, आप सीक्वेंस में लगाओ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऐसे ई और ऊ लिखोगे। देखो ऐसे लिख लिया। अब देखो आपके पास आंसर है ए आई, यहां ओ, औ, फिर ए और फिर आ। ये देखो ये बन गया, ये आपको याद है। अब ये याद हो गया, ये संवृत है, ये अर्ध संवृत है, ये अर्ध विवरित है और ये विवरित है। तभी तो मैंने बताया था ये सीक्वेंस याद करो, रट्टे मत लगाओ, रट्टा नहीं लगाना। ये सीक्वेंस ई ऊ, फिर ई का ए का आई, ऊ का ओ का औ, फिर ए और आ, ये चार हो गए, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवरित और विवरित। अब जो अर्ध विवरित होता है ना उसके अंदर मुख आधा या खुला या आधा बंद, यहां बंद होता है या थोड़ा सा खुलता है, यहां आधा बंद या खुला रहता है, या पूरा ही मुख खुल जाता है। ये देखो ऐसे टेक्निक से। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर। निम्न में से वी जातीय स्वर कौन सा है, बोलो भाई। सिंपल सा, ये एक जैसे ए और ए से जाती है, ये एक जैसे, हाँ वही तो है, फिर बता क्यों नहीं रहे। ये एक जैसे री है, व्यंजन मिश्रित स्वर है। आपको सारे यहां पे भी दो अलग अलग रहे, बट इसका नाम दिया है उसने व्यंजन मिश्रित, इसको इसने वी जातीय में ही रखा है, ए और ऊ मिलाकर इसको वी जातीय में रखा है। तो अपना जो आंसर है ये वाला होगा, ठीक है। आपको उलझना नहीं है कि रे और ई ये भी तो दो अलग अलग आ रहे हैं, ये तो सॉरी इसको हमने व्यंजन मिश्रित कहा है और इसको हमने वी जातीय ही कहा है। तो आपको उलझना नहीं है, अपना आंसर सही तरीके से देना है। निम्न में से अशुद्ध स्वर कौन सा है, री को अशुद्ध स्वर माना जाता है। निम्न में से अगर स्वर कौन सा, अभी अभी बता के गया हूं, क्या होगा, ई होगा, ठीक है जी। निम्न में से अयोग वह ध्वनि है, अंग, ओ, री और आई। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंग, क्योंकि दोनों को साथ में लिखा जाता है, तो अयोग अगर अकेला तो भी इसी को हम अयोग मानेंगे। वह ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका तंत्र में कंपन होता है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या अघोष, क्या होगा, घोष। कल ही डायग्राम से बताया था, ये चीज क्लियर होगी ना, डायग्राम से क्लियर करते हुए स्वर तंत्रिका तंत्र में। अब अगर सीधा घोष अघोष पढ़ लिया और डायग्राम से नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता चला कि कंपन कहां हो रहा है, तो नो डाउट मुझे नहीं लगता कि हम इसको फिर यहां क्लियर कर सकते हैं। तो घोष में क्या होता है, कंपन होता है, बट कंपन कहां होता है, स्वर तंत्रिका तंत्र में। अक्षरों में कंपन नहीं होता, हाँ ये उच्चारण स्थान के आधार पर। निम्न में से ये जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ संवृत, संवृत स्वर कौन सा है, अभी बता के गया संवृत स्वर कौन सा है। को छोड़ दो वो सेम ऑप्शन, आंसर देखो, बताओ आंसर बताओ आप, तीसरे वाला होगा बिल्कुल।
अभी बोल के गया हूं कि सबसे पहले ई फिर ऊ और ऊ, ये संवृत, फिर ए और ओ अर्ध संवृत, फिर अर्ध जो विवरित है वो ए और औ होगा, ए होगा, और विवरित होगा आ हो जाएगा। ये याद रखना है। तो यहां सेम ऑप्शन है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है, लेकिन अपना आंसर ये है, तो अब इसकी तरफ ध्यान नहीं करना आपको। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने जानबूझ के रखे हैं ये वाले कि वो दो एक साथ रखे, ये दो एक जैसे रखे, तो बच्चे का ध्यान जाता, अरे यार ये तो हो गया, ये प्रश्न भी गलत हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो प्रश्न डिलीट होगा। अरे नहीं भाई, यहां आंसर है तो एक आंसर है तो आंसर दो, बाकी छोड़ दो। अगर दो आंसर है तो फिर प्रश्न छोड़ दो। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तीसरे वाला दीर्घ स्वर नहीं है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, थोड़े कंफ्यूजन वाले प्रश्न दो डाले थे, जानबूझ के डाले थे मैंने, ताकि अपना जो ध्यान है, कोई भटका रहा है तो अपने को भटकना नहीं है। आपको पता है कि घोड़े के ना आंखों के सामने ऐसे लगाया जाता है कि भाई इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, तेरे को डायरेक्ट देखना। तो अपने को देखो, मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बेटा अर्जुन बनो। क्या बनो? आपको मछली नहीं, मछली की पूंछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंख दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो मछली की हो, चाहे चिड़िया की हो, चाहे फिर वो किसी की भी हो। आपको आंख पे निशाना लगाना, तो आंख दिखाई देनी चाहिए, वही अपने को आंसर दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक आंसर दिख गया, दूसरा आपको कंफर्म नहीं करना। तो आपको इस प्रकार से कंफर्म भी करना है, कहीं दो आंसर तो नहीं है, ये ऐसे, ये भी आपको कंफर्म करना है। ठीक है, ये चीजें अभी देखो, कुछ दिन पहले टास्क इजी था, अभी थोड़ा टास्क अकॉर्डिंग टू कंपटीशन हार्ड होता जाएगा। तो ऐसे टास्क बढ़ते जाएंगे, तो अपने को सावधानी बरतनी है। तो आज की अपनी इतनी ही क्लास है, नेक्स्ट जो है वो कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नामकरण साहित्य के अंदर, और इधर हम व्यंजन को ही पूरा करेंगे।